हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए, हमने लास्ट क्लास में इम्पेयरमेंट स्टार्ट किया था। और इम्पेयरमेंट स्टैंडर्ड आपका बेहद ही आसान था, जो हमने समझने की कोशिश की थी। हमने बोला कि इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो असेट्स है, उस असेट्स की आपकी मार्केट प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर जाती है कैरिंग अमाउंट से। तो जो डिफरेंस आता है, जो नुकसान है, जो लॉस है, जो आपका एडवर्स इफेक्ट आया है, इसको बोलते हैं क्या? इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। यदि वो इंडिकेटर्स दिख रहे होते हैं तो हम उस केस के अंदर इम्पेयरमेंट चेक करते हैं, असेस करते हैं और फिर देन डिसाइड करते हैं कि इम्पेयरमेंट है या नहीं है। और यदि वो इम्पेयरमेंट है तो उसका एज पर इंड एस 36 के हिसाब से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डालते हैं। ठीक है। मैंने बेसिकली बताया था, आप जब इम्पेयरमेंट पढ़ोगे तो आपको इम्पेयरमेंट दो तरीके से मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपका इंडिविजुअल असेट्स पर इम्पेयर हुआ हो सकता है आपका ग्रुप ऑफ असेट्स पर इम्पेयर्ड लगा हो। यदि इंडिविजुअल पर इम्पेयरमेंट लगाया है तो आप क्या करोगे? इसकी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट लोगे और उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस को हटा दोगे और आपके पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, या कहूँ तो आफ्टर इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, जो बैलेंस शीट में उसके आगे कैरी की जाएगी। ग्रुप ऑफ असेट्स में है तो हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले गुडविल है या नहीं है। यदि गुडविल अवेलेबल है उस सीजीयू से रिलेटेड, तो उस केस के अंदर फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम द गुडविल, और उसके बाद बचता है तो फिर हम पीएल यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल भी देने की कोशिश की थी। जैसे मान लो कि एग्जांपल है, यहाँ पर जो एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड के अंदर चार सीजीयू हैं। एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। मान लेते हैं इसके अंदर तीन असेट्स हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पर है एल एम एन। यहाँ पर मान लो पी और क्यू है। यहाँ पर मान लो कि ई एफ और जी, ये असेट्स हैं। ये सीजीयू हैं, सीजीयू ए, सीजीयू बी, सीजीयू सी, सीजीयू डी। एवीसी लिमिटेड की 1,20,000 की गुडविल भी है। और क्वेश्चन में बोला गया कि इस गुडविल को आप इक्वली प्रत्येक सीजीयू के अंदर अपोर्शन करोगे, इसको अमोर्टाइज करोगे, सॉरी कहे तो उसको बांट दोगे आप। ठीक है। तो मान लो यहाँ पर भी गुडविल आएगी, इसके अंदर भी गुडविल आएगी, इसके अंदर भी गुडविल आएगी, इसके अंदर भी गुडविल आएगी। तो इक्वल बांटना है तो भाई 4 कर दो इसको। तो 30,000 गुडविल यहाँ पर आएगी। ठीक है। 30,000 गुडविल यहाँ आएगी, 30,000 गुडविल यहाँ आएगी, 30,000 गुडविल यहाँ आएगी, 30,000 गुडविल यहाँ आएगी। अब मान लो इस वाले इस सीजीयू के अंदर मैंने इम्पेयर टेस्ट किया और पता लगा कि भैया इसमें इम्पेयरमेंट लॉस है। और इम्पेयरमेंट लॉस निकालने की जब कोशिश करी तो मुझे इम्पेयरमेंट लॉस निकल करके आया था, मान लो 50,000 का। तो आपका स्टैंडर्ड बोलता है कि पहले 30,000 यहाँ से हटा दो, अब बचेगा इम्पेयरमेंट लॉस। उस इम्पेयरमेंट लॉस को आप क्या कर दो? इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से पीएल में लेके चले जाओ। ठीक है। यहां पर भी देखना पड़ता है कि भैया आप डायरेक्टली ऐसे एडजस्ट करोगे या कुछ और एडजस्ट करोगे। यदि आपका देखना पड़ेगा कि जो आप असेट्स जो है, पीपी है, जो असेट्स है उसका जो आप रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन का क्या मॉडल रख रहे हो? मॉडल यानी कि कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो? रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो और पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ बैलेंस पड़ा है तो पहले इंपेयरमेंट लॉस यहाँ से एडजस्ट होगा, देन उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस पीएल से जाएगा। बोलो यस और नो। ये बात आपको बड़ी ध्यान से मैंने बहुत सारी बातें समझाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अभी भी समझ में आ रही होगी। ठीक है। सीजीयू क्या होता है, मैंने इसका भी आपको एक मीनिंग बताया था कि मैंने बोला कि ऐसा कोई भी यूनिट जिसका कैश जनरेट ग्रुप ऑफ असेट्स के थ्रू आता है। यदि इस ग्रुप ऑफ असेट्स में से किसी एक में असेट्स को हटा दूं तो उस केस के अंदर आपका जो आउटपुट है, जो कैश जनरेट है, वो होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर हम किसी पर्टिकुलर असेट्स को इम्पेयर्ड ना करके उसको पूरा के पूरा ग्रुप को इम्पेयर्ड करते हैं, क्योंकि उसका आउटकम सबको मिला करके आता है। यदि एक भी रिसोर्स को, एक भी असेट्स को हम हटाते हैं तो आपका आउटकम डायरेक्टली क्या होता है? उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। इसीलिए ऐसा स्टैंडर्ड बोलता है कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, इस तरह की नेचर ऑफ ग्रुप ऑफ असेट्स है, तो उसको
उसको हम सीजीयू बोलेंगे। और उसके आपको एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए थे जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाए थे, जिनको मैं एक बार फटाफट से रीड कर रहा हूँ। यानी आइडेंटिफाई सीजीयू इट्स असेट्स इफ इज असेस्ड ऑन ग्रुप ईयरली बेसिस पर। आप हर साल चेक करोगे तो देखोगे भैया ये कौन सा सीजीयू है। पहले तो सीजीयू में इंडिविजुअल लगेगी या फिर आप ग्रुप बाई लगेगी, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा रिकवर अमाउंट निकालना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये बात तो पहले प्रीवियसली एज कॉपी थी। इसके बाद फिर ये देखोगे कि भैया लॉस जो आया है क्या गुडविल अवेलेबल है उस सीजीयू के लिए या गुडविल नहीं है। गुडविल है तो फर्स्ट एडजस्ट फ्रॉम द गुडविल, देन उसके बाद बात करोगे कहाँ से, इम्पेयरमेंट लॉस से। इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल से एडजस्ट करने के बाद फिर भी एक बार और चेक करोगे कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में कहीं ऐसा तो कोई बैलेंस तो नहीं पड़ा। यदि बैलेंस पड़ा है तो आप पहले उसको एडजस्ट करोगे, देन उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये सारी बातें मैंने विद एग्जांपल समझाने की भी कोशिश की थी। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें बड़ी बेहद तरीके बेहद आसानी से समझ में आ गई होंगी। और इसी चीज को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं और देखते हैं आगे क्या है। ज्यादा ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है इसमें, बहुत छोटा छोटा टॉपिक बचा है। लेकिन फिर भी मुझे दो चार एग्जांपल क्वेश्चन से करवाने हैं तो वहां के हिसाब से इसको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना स्टार्ट कीजिए बेटा। मैंने कहाँ तक नोट करवा देता लास्ट में, मैंने आपको स्टेप लिखवा देते। अब इसका एक एग्जांपल लिखो बहुत ही अच्छा सा, तो जिससे थोड़ी चीजें और बेहतरीन हो जाएं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर जो भी आ रहा होगा, 2 या 3 जो भी है आप डाल लो आराम से। एग्जाम्पल नंबर जो भी है, और इसमें लिखिए आप, इसके अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेट, कैलकुलेट एंड एलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस, एलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस। यहां देखो, नेम ऑफ सीजीयू, एक है डब्ल्यू पी आर। ठीक है, इसके अंदर दे रखी है भैया असेट्स डायरेक्टली एलोकेटेड। इसका मतलब ये है कि इसमें ये असेट्स का एसोसिएशन है जो कि डायरेक्टली हिट कर रहा है। DEF GHI और J, इसमें 3 असेट्स हैं इस सीजीयू के अंदर। इसमें आपकी 3 है, इसमें 4 है। ये वो असेट्स जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है भाई कि ये इसी में काम आती है। ठीक है, इसके अलावा इनका कैरिंग अमाउंट दे रखा है, कैरिंग अमाउंट दे रखा है भैया। इसका है ABCDEFGHI J। देखो, ए का जो कैरिंग अमाउंट दे रखा है आपके पास वो है, वो दे रखा है एक आपके पास कितना, 1,80,000, इधर है 70,000, 60,000, 90,000, 40,000, 90,000, 40,000, 95,000, 35,000, इसके अलावा 75,000, 45,000। ये आपके पास हर असेट्स का अलग अलग कैरिंग अमाउंट आपको दे रखा है। ठीक है, आराम से एग्जांपल करना, सारा लिटरेचर पहले समझा चुका हूं। इसलिए भी ये मत सोचना सर अभी आप एक्सप्लेन इतना ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं पहले ही आपको ये वाला टॉपिक पहले से ही समझा चुका हूं। आगे लिखोगे रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। तो यहां पर है बताओ WPR। अमाउंट देखो कितना है, अमाउंट दे रखा है इसका है 3 लाख का, इसका है 4 लाख का,
इसका है 5 लाख का। ये रिकवरेबल अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन है। आगे देखिए, गुडविल दे रखी है ऑफ ₹5 लाख की, ये कंपनी की है। और लिखो एलोकेटेड, एलोकेटेड इन 2:2 है। मैंने पहले बोला था कि यदि कोई ऐसी कॉमन असेट्स है जो हर सीजीयू में आ रही, गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन की होती है, किसी सीजीयू की नहीं होती है, तो पहले उस गुडविल के अमाउंट को मैं एलोकेट करूंगा प्रत्येक सीजीयू के अंदर कि भैया इस सीजीयू के हिस्से में गुडविल कितनी है। तो उसका एक कंसिस्टेंट एंड रीजनेबल बेसिस पर उसका एलोकेशन होता है, जो हमें दे रखा है, हमें दिमाग नहीं लगाना इस मैटर में। ठीक है, एक तो है, एक असेट्स और है कॉर्पोरेट असेट्स। कॉर्पोरेट असेट्स के नाम से मत जाना, ये ऐसी असेट्स है जो जनरल सब में यूज होती है। ठीक है, एक ऐसी असेट जो सब में क्या होती है, जनरली यूज होती है। जब ये यूज होती है तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका भी एलोकेशन होना जरूरी है। तो यहां पर भी लिखो एलोकेटेड इन इक्वली, इन इक्वली। ठीक है, यहां पर ये बराबर बराबर बांटी जाएगी, तो यहां पर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। तो रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस यहां दोनों के केस में दे रखा है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो आइए फटाफट से देखते हैं इस बात को क्या है। अब यहां से हम करेंगे स्टार्ट सॉल्यूशन। यहां पर आपको सीजीयू आइडेंटिफाई करने की जरूरत है नहीं है। WPR, ये 3 सीजीयू हैं, तीनों सीजीयू का आपको अलग अलग निकालने की कोशिश करनी है। तो आओ फटाफट से बेटा क्या करेंगे बताओ। कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू। ये बात आप भली बात ही जानते हो कि आपको सबसे पहले तो इंपेयरमेंट लॉस ही निकालना पड़ेगा, चाहे कैसे भी निकालो। अब यहां पर जो सीजीयू है, W, इसके अलावा P और R, 3 सीजीयू हैं। तो वो तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या निकालोगे आप। सबसे पहले जो निकालोगे वो निकालो क्या, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से मिलेगा आपको। फिर निकालोगे क्या, लेस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, और ये निकलेगा वर्किंग नोट नंबर 2 से। और आने के बाद फिर चेक करोगे कि इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है, फिर चेक करोगे आप। चलो, अब मुझे इस काम को करने के लिए पहले चाहिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच सीजीयू, क्योंकि मुझे प्रत्येक सीजीयू पे निकालना है। तो यहां देखो, ये है W और ये है P और ये है R। तो देखो, अब यहां पर असेट्स A, B और C असेट्स यहां पर है, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा यहां जो असेट दे रखी है D, E, F यहां पर है, G, H, I और J की यहां पर है। तो मैंने क्या बोला कि आपको कैरिंग अमाउंट किसकी निकालनी बताओ, सीजीयू की। और सीजीयू का मतलब है जो जो असेट्स इसके अंदर है उन सब की क्या निकालनी है आपको, कैरिंग अमाउंट। अब देखो, इसके अंदर दे रखी 1 लाख, इसकी दे रखी मेरे पास 80,000, इसकी दे रखी 70,000। ये तो नॉर्मल हुआ, या इसको अभी टोटल मत करो, ज्यादा बेहतर होगा। इसके केस 60,000 दे रखा है, ये 90,000 दे रखा है, ये 40,000 दे रखा है। इसके केस में आपकी 95,000 है, 35,000 है, 75,000 है। इसके अलावा आपके पास कितना बताओ, ये इसके अलावा 45,000 है।
एक बात और पता है आपको, यहां पर गुडविल भी आएगी ऑफ सीजीयू की। रीजनेबल बेसिस बांटने का दे रखा है 5 लाख है भैया, 2 लाख यहाँ हिस्से में आएगी, 2 लाख यहाँ हिस्से में आएगी, और 1 लाख यहाँ हिस्से में आएगी। इसके बाद आपको और पता है कि कॉर्पोरेट असेट्स भी है, तो कॉर्पोरेट असेट्स भी आपके एलोकेट होगी, जो दे रेशो दे रखा है। 1 लाख यहां पर आएगी, 1 लाख यहां पर आएगी, और 1 लाख यहां पर आएगी। ठीक है। अब ये टोटल हो गया आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। तो मैं टोटल ऑफ सम कर दूं, टोटल बताओ कितना आएगा। यहां पर आएगा 5,50,000, यहां पर आएगा 4,90,000, और यहां पर आएगा 4,50,000। ये आपका है। इसको मैं ऊपर पुट कर दूं, यहां पर जो आएगा वो आएगा 5,50,000, यहां पर जो आएगा वो आएगा 4,90,000, यहां पर जो आएगा वो आएगा 4,50,000। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, बताओ कितने का है। एक में है 3 लाख का, एक में 4 लाख का, एक में 5 लाख का। मैंने क्या बोला कि इंपेयरमेंट लॉस वहीं पर होगा जब आपके रिकवरेबल अमाउंट डिक्लाइन कर जाए कैरिंग अमाउंट को। तो कैरिंग अमाउंट कम होगी तभी इंपेयरमेंट होगा, अदरवाइज इंपेयरमेंट नहीं लगेगा। तो पहले केस में देखो कितना हुआ बताओ, 2,50,000 का इंपेयरमेंट लॉस हो गया। यहां पर बताओ कितना, 90,000 का हो गया। यहां कोई इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी भी रिकवरेबल अमाउंट आपकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। तो यानी कि अभी तक यहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मुझे बताओ, ये मेरे क्वेश्चन का जो पहला स्टेप था वो हो गया खत्म। बोलो, यहां तक इसको नोट करो एक बार के लिए। मैंने बोला कैरिंग अमाउंट भी सीजीयू का निकलेगा, रिकवरेबल अमाउंट भी सीजीयू का निकलेगा। देन उसके बाद फिर हम आगे सोच पाएंगे कि भैया करना क्या है। बोलो हाँ और ना, क्लियर क्या यहां तक, दिक्कत तो नहीं किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखो फटाफट से इसको आगे देखते जाओ, क्योंकि मुझे इसके बाद रिवर्सल कराना है। देन उसके बाद फिर शायद एक 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 क्लास लेकर के इसको और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाना, देन उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फटाफट चलो। ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन अभी एक चीज बाकी रह गई है। मैंने बोला कि आपको एलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस करना है, कि भैया इम्पेयरमेंट किस किस सीजीयू के कितनी कितनी असेट, कौन कौन सी असेट्स पर कितना कितना लगेगा। ठीक है। तो यहां पर लिखोगे पॉइंट नंबर 2, एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। तो लिस्ट में लिखना स्टार्ट करो, डब्ल्यू पी और आर। तो मैं यहां से कह दूं इम्पेयरमेंट लॉस टोटल, इम्पेयरमेंट लॉस इसमें 250 का हुआ था, इसमें 90 का हुआ था, इसमें हुआ ही नहीं था। तो बताओ पहले कहां से एडजस्ट होगा बेटा, गुडविल। तो बताओ यहां 2 लाख गुडविल थी, यहां पर 2 लाख थी, बट 90 पूरा सेटअप हो जाएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। तो मुझे बताओ यहां पर कुछ इंपेयरमेंट लॉस आएगा क्या, नहीं। यहां पर भी आएगा कि नहीं, यहां पर इंपेयरमेंट लॉस अभी भी आएगा, कितने का, 50,000 का। बोलो, ध्यान रखना अभी भी यहां पर गुडविल बची हुई है 1,10,000 की। क्लियर है। क्योंकि पहले जितना भी इंपेयरमेंट लॉस है, यदि गुडविल है आपके सीजीयू में, तो पहले पूरी की पूरी गुडविल से एडजस्ट होगी। और उसके बावजूद भी लगता है कि भाई नहीं, कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, पीएल से इंपेयरमेंट लॉस के नाम से उसको डेबिट करेंगे। ठीक है। दिक्कत नहीं। अब नीचे आ जाओ, एलोकेशन, एलोकेशन इन
रिमेनिंग assets in carrying amount ratio of assets in CGU। ये बात तो आपको पता ही है। आ जाओ, अब यहां पर मैं लेके चल रहा हूं, क्या बताओ? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU। तो मैं यहां लिख दूं क्या? फॉर डब्ल्यू। डब्ल्यू के लिए क्या होगा देखो, ए है, बी है और सी है, गुडविल है और कॉरपोरेट असेट्स है। यही थी, यही असेट्स थी मेरे पास, जिनके बारे में आपको पता है कि इनका कैरिंग अमाउंट कितना था। ये लिखना पहले, कैरिंग अमाउंट। फिर देखना है इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, फिर आएगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट। यही निकालनी होती है आपको बेसिकली, क्योंकि बैलेंस शीट में यही कैरी करेगी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। यहां देखो इनके पास था पहले 1,80,000, ये थी 1,00,000, ये थी 80,000, इसके बाद आएगी 70,000। गुडविल 2,00,000 आ रही थी, आपको याद है तो। और कॉर्पोरेट असेट्स आ रही थी 1,00,000 रुपए की। इसमें आपको पता है कि इसमें जो गुडविल थी एडजस्ट हो गई थी 2,00,000 रुपए की, तो इसका बचेगा नील। अब इनका बचा है कितना, 50,000 का। मैं आपको नॉर्मल वर्किंग दिखा रहा हूं, 50,000 को अब आपका जो लॉस है इसको बांटोगे चार असेट्स के बीच में, ए, बी, सी और कॉर्पोरेट असेट्स। बोलो है ना? इनका रेशो है 10, 8, 7 और है यहाँ पर 10। बोलो हाँ या ना? इस रेशो में बांट दोगे। जब आप इसको इस रेशो में बांटोगे तो सिंपल टोटल आ गया 35। कितना आ रहा है? 35। तो रेशो बताओ कितना बन गया? रेशो बन गया कितना? 10, 8, 7, 10। ये रेशो बन गया। जब मैं इसमें 50,000 को बांटूंगा तो फटाफट से पहले के केस में जो मेरे पास आएगा लेस करने के बाद कैरिंग अमाउंट, वो आएगा 85,714। दूसरे में आएगा 68,571 और तीसरे में आएगा 60,000। यहां तो नील है ही है। और लास्ट में आएगा 85,714 या 5 कर लो, जो भी राउंड ऑफ में आएगा। ये इंपेयरमेंट लॉस निकाल लेना आप। कैलकुलेट कैसे निकलेगा बताओ? पहले निकलेगा 50,000 इंटू 10/35, 50,000 इंटू 8/35, 50,000 इंटू 7/35, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/35। ये इनका रेस होता है। यहां तो कुछ आएगा ही नहीं, जो भी था पूरा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका निकलेगा बताओ? ये निकलेगा डब्ल्यू का, ये निकलेगा डब्ल्यू का, रेशो आ गया। अब लिखो फॉर, फॉर किस किस में बताओ? पी और आर में। पी में यहां ले लो और आर में यहां ले लो। तो यहां पर है डी, ई, एफ, गुडविल, कॉर्पोरेट असेट्स। तो यहां पर जो उनका अमाउंट था, कैरिंग अमाउंट का कितना था बताओ? 60,000। इसके अलावा है 90,000। इसके अलावा है 40,000। इसके अलावा 2,00,000 था। इसके अलावा था आपके पास कितना बताओ? 1,00,000। एक बात भली बात आपको पता थी कि यहाँ पूरा पूरा इम्पेयरमेंट 90 का यहाँ से एडजस्ट हो गया था, तो इसका कैरिंग अमाउंट आएगा 1,10,000। बाकी में कोई लॉस नहीं था, नील। नील क्योंकि टोटल 90 का था, पूरा गुडविल से एडजस्ट हुआ था, तो यहाँ तो नील आएगा। तो आप यहाँ करो तो 60,000 आएगा इसमें। तो यहाँ एज इट इज 90,000 आ जाएगा, यहाँ पर एज इट इज 40,000 आ जाएगा। 4,00,000 नहीं, 40,000 है। और यहाँ पर आपका एज इट इज 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके केस में जी,
HIJ गुडविल और कॉर्पोरेट असेट्स। यहां पर तो इम्पेयरमेंट था ही नहीं, नो इम्पेयरमेंट लॉस, तो एज इट जो कॉपी थी एज इट हो जाएगी 95,000। इसके अलावा 35,000, इसके अलावा 75,000, इसके अलावा है आपके पास 45,000, इसके अलावा है 1 लाख की गुडविल थी, 1 लाख का कॉर्पोरेट असेट था। नो इम्पेयरमेंट लॉस तो यही आ जाएगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे अब तक बताओ फटाफट से। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि ये दो कराने का मेरा कोई लॉजिक था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने करवाया है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आप लिखना कैसे है। यदि इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आया तो किस तरीके से वो चीजें कैरी होंगी वो आपको यहाँ पर देखनी थी। ठीक है, इसको अब आगे बढ़ाओ। अब मुझे इसमें छोटा सा टॉपिक और समझाना है, देन उसके बाद स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा आपका, और फिर मुझे इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से देखो अब क्या है नया जो पॉइंट है, नंबर पॉइंट नंबर जो भी डालना है आपको डाल लीजिएगा। कौन सा नंबर चल रहा है मैं देख चेक कर लेता हूँ पर एक बार के लिए। 6 पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। और लास्ट पॉइंट है जो कैलकुलेटिव है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही आसान है। अब तक हम बात कर रहे थे कि इम्पेयरमेंट लॉस का यदि रिवर्स इफेक्ट आता है, यदि एडवर्स उसका इफेक्ट दिख रहा है, उसका यदि कुछ नुकसान हो रहा है, रिकवरेबल अमाउंट डिक्लाइन कर जाए कैरिंग अमाउंट को, तो उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस निकलता है। अब आपका एक बार इम्पेयरमेंट लॉस निकल गया और अगली बार आपका जो इम्पेयरमेंट टेस्ट किया तो आपको गेन हो गया, यानी कहें तो आपका एक फेवरेबल पॉइंट निकल के आ गया। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जो पहले इंपेयरमेंट लॉस है और अब जो फायदा हो रहा है इसको क्या कर दो, रिवर्स्ड कर दो, क्योंकि आपने पहले असेट्स को ज्यादा डिक्लाइन कर दिया होगा। मान लो 1 लाख का इंपेयरमेंट आया था तो 1 लाख से डायरेक्टली आपने डिक्लाइन कर दिया होगा कैरिंग अमाउंट को, बोलो हाँ या ना। अब यदि 50,000 का फेवरेबल आ गया तो वापस से क्या कर दो, उसको 50,000 को एड बैक कर दो, क्योंकि आपने 1 लाख डिक्लाइन कर दिया। आज की डेट के हिसाब से, आज के नेचर के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से आपकी असेट्स 50,000 से वापस अप हो जानी चाहिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उसको रिवर्सल डालना है। रिवर्सल कैसे डालना है वो आपको देखिए, मैं आपके इसका लिटरेचर की ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ इंडिकेटर्स आते हैं और इंडिकेटर से पता लगता है कि नहीं हमारा जो इंपेयरमेंट है वो एडवर्स नहीं है, इस बार फेवरेबल है, अनफेवरेबल नहीं है, फेवरेबल है। और पहले कोई अनफेवरेबल इवेंट हो चुका था ड्यू टू इस इंपेयरमेंट के हिसाब से, तो आज उसको क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो। उसी की कैलकुलेशन सिखाई गई है और उसी के बाद 2-4 लाइन लिखनी है, और देन उसके बाद फिर हम आएंगे सीधे के एग्जाम्पल पर, और फिर इस वाले रिवर्सल वाले पॉइंट को भी खत्म कर देंगे। तो लिखिएगा इसके अंदर, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल, गुडविल नॉट पॉसिबल। आपने क्या किया होगा कि जो अभी सीजीयू पर आपने क्या निकाला था, वैसे इंडिविजुअल की तो बात कर नहीं रहे, इंडिविजुअल में गुडविल का पॉइंट आता ही नहीं है। गुडविल का पॉइंट कहां पर आता है, सीजीयू के केस में, क्योंकि इंपेयरमेंट इंडिविजुअल पर्टिकुलर असेट्स को डिक्लाइन करता है, तो वहां तो दिक्कत नहीं, जितना हुआ उतना एड बैक कर दो। लेकिन यदि आपने सीजीयू को इम्पेड किया है और उसके अंदर कुछ अमाउंट आपने कहां से एडजस्ट कर दिया है, गुडविल से किया हुआ है, तो इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि अब रिवर्सल गुडविल से कभी नहीं होगा। एक बार गुडविल को डिक्लाइन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया ड्यू टू इम्पेयरमेंट, तो अब उसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट तो याद रखना है। सर बाकी असेट्स का क्या होगा, बोलो बाकी असेट्स के बारे में स्टैंडर्ड यही है, जो रिवर्सल का पॉइंट है ना वो रिमेनिंग असेट्स के केस में ही लगता है, गुडविल के केस में एडजस्ट नहीं होगा। अभी जैसे इससे पहले हमने एग्जांपल किया था तो उसमें सीजीयू नंबर पी के अंदर
अपना पूरा इंपेयरमेंट लॉस गुडविल से एडजस्ट हुआ था, तो वहां पर यदि अब फेवरेबल इंपेयरमेंट निकल करके आता है तो अब उसका इंपैक्ट जीरो होने वाला है, क्योंकि गुडविल में से पूरा एडजस्ट हो गया था, तो गुडविल कभी भी रिवर्स हो नहीं सकती। तो उस केस के अंदर वहां पर इसका कोई कंसेप्ट रह नहीं जाता। लेकिन केस नंबर 1 में का बात करता हूं डब्ल्यू की, तो वहां पर जो गुडविल में से 2 लाख हटाए हैं उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जो 50,000 वाला पॉइंट है ना वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, उसी के बारे में यहाँ पर कैलकुलेशन बोली गई है। और लिखिए इसके अंदर क्या, however 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 in case of other in case of other assets or CGU, if indicator indicator exist, then assets or CGU must be tested for impairment reversal। impairment reversal impairment reversal। ठीक है, यदि इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में आपको रिवर्सल डालना है। अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कितना अमाउंट होगा, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कि भैया कितने तक आप एडजस्ट कर पाओगे। तो यहां पर बोलता बताओ क्या, लिमिट नंबर 1 क्या बोलता है, रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट एट करंट, ये भी ले लो एट करंट। सिंपल सा फंडा बोल दिया इसने भैया कि ये आपका जो एक्चुअल फेवरेट पॉइंट वो कितना आया है, यानी कि कहूं तो इंपेयरमेंट गेन कितना हुआ है। सेकंड लिमिट है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा इंपेयरमेंट लॉस जो पहले था लेस कैरिंग अमाउंट एट करंट। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, सेविंग इन डेप्रिसिएशन, और यहां लिख दो लोअर ऑफ बोथ, जो ऊपर इनमें से जो भी लोअर आएगा वही आपको एडजस्ट करना है। भाई सिंपल सा फंडा है यार, जितना आपके पास पहले इंपेयर्ड कर चुके हो, पहले इंपेयर्ड कर चुके हो, मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं आपके लिए, कि मान लो पहले आप इंपेयर्ड कर चुके हो 1 लाख रुपए का, अब आपने 3 साल के बाद फिर वापस से इंपेयरमेंट टेस्ट किया और आपको याद ज्ञात हुआ कि भैया 50,000 रुपए का इस बार गेन हो गया। स्टैंडर्ड बोलता है ये क्या होगा बताओ, एडजस्ट बोलो है ना, तो मैं कितना वापस से एडबैक कर दूं 50,000 पीपी के अंदर। स्टैंडर्ड बोलता नहीं, आपने इसके ऊपर क्या किया होगा, सीधा पीपी डिक्लेयर कर दिया होगा, तो आपको इसमें डेप्रीसिएशन की सेविंग भी तो मिली होगी, बोलो हाँ या ना। आपका पहला गेन कितना हो रहा है बताओ, अभी गेन आ रहा 50,000 का, तो स्टैंडर्ड बोलता पहला ये देख लो। दूसरा बोल रहा है कि ये देखो कि भैया ये है कितना, बोला कि इसमें डेप्रिसिएशन लगा होता, यदि ये डिक्लाइन ना हुई होती और इंपेयरमेंट पर इस पर सॉरी इस वाली वैल्यू पर डेप्रेशन लगा होता, तो मान लो 30,000 का डेप्रेशन लग चुका होता, तो ये मेरे बच गया, सेव हुआ नहीं हुआ। तो मुझे बताओ आज बैलेंस कितना इंपेयरमेंट लॉस का, बोला 80,000 का, सॉरी 70,000 का। तो बोला कि 70,000 का और इधर कितना 50,000 का, आप कितना रिवर्स कर पाओगे 50,000 का, क्योंकि आपका आज गेन हुआ है कितना है 50,000। मान लो ये गेन होता आपका 1 लाख रुपए का,
तो स्टैंडर्ड बोलता है कि मैक्सिमम उतना ही एडजस्ट कर पाओगे जितना आपका नुकसान हुआ था, बाकी को क्या कर दो, आप इग्नोर मार दो, बाकी को क्या कर दो, इग्नोर मार दो, ठीक है। क्योंकि लॉस की भरपाई उतनी होगी जितना एक्चुअल में आपका हुआ था, उसके ऊपर कोई नुकसान बचा हुआ है तो वो अब हो जाए, उससे ऊपर कोई फायदा हुआ है तो रिकवरेबल अमाउंट जो फायदा है उसको कर दोगे अब इग्नोर। लेकिन इस बात का बेहद ध्यान रखना है, आपको सब कुछ आज का निकालना पड़ेगा कि आज यदि क्या सिचुएशन होती उसकी, यदि वो आज होता तो, ठीक है। इसके केस में एक नोट और लगा लो, वैसे तो लिखाने की जरूरत थी नहीं लेकिन फिर भी लगा लो। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट गेन या लॉस इन द रेशो ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स ऑफ सीजीयू। सीजीयू की जो असेट्स है उसके कैरिंग अमाउंट में इसको प्रोपोर्शनेट करना है, ठीक है। एक एग्जांपल लिखो, इस बात को ये खत्म करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 3 जो भी आ रहा हो लिख लो आराम से आप, और लिखिएगा 1 4 21 को क्या हुआ। कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ एस लिमिटेड ऑफ ₹4 लाख। इसमें जो आई थी आइडेंटिफाइड असेट्स आई थी 3,20,000 की। पीसी 4 लाख दिया, 3,20 की नेट असेट्स आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंस किसमें आ गया, गुडविल में। कितने का बताओ, 80,000 का। आगे लिखा हुआ है 31/3/23 को रिकवरेबल अमाउंट था 2,12,000 का। 31/3/25 को फिर रिकवरेबल अमाउंट हमने निकाला, वो था आपका 3,04,000 का। लाइफ ऑफ आइडेंटिफाइड असेट्स दे रखी 20 ईयर्स। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस या इम्पेयरमेंट, ये कैलकुलेट करना सिंपल फंडा, इम्पेयरमेंट को इवेल्युएट करना है आपको, बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना पता लग गया कि भैया इस सीजीयू के अंदर जो असेट्स है उसका हमारे पास एक 3,20 का कैरिंग अमाउंट असेट्स का है, बाकी गुडविल का है 80,000 का, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट 2 बार किया है, एक बार आपने यहां किया है 3 साल के बाद, 22 23 सॉरी आफ्टर 2 ईयर्स, और फिर आपने जस्ट 2 साल बाद और कर दिया। तो यानी कि हमें सबसे पहले निकालना है कि भैया कैलकुलेट करना है, हमें क्या बताओ, सॉल्यूशन है कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 31/3/23 को, क्योंकि हमने यहां टेस्ट किया पहला। देखो यहां पर निकालोगे कैरिंग अमाउंट, बताओ कितनी है कैरिंग अमाउंट, तो एक तो है आइडेंटिफाइड असेट्स की और एक है गुडविल की। तो यहां थी इसकी 3,20,000, यहां थी 80,000। लेस निकालोगे यहां पर क्या बताओ, डेप्रिसिएशन लगाया होगा आपने, तो यहां जो डेप्रिसिएशन लगा होगा 3,20,000 डिवाइड बाई 20 तक 32,000, यहां पर कुछ नहीं लगा होगा। तो बताओ यहां कैरिंग अमाउंट एट 31/3/23 को कितना आ गया, यहां आ गया 288 का, और यहां पर आ गया 8 लाख का, 80,000 सॉरी।
इसके अलावा टोटल कह दूं मैं, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू का बताओ कितना है। ये आ गया मेरे पास 368 का। इसमें से मैं यदि क्या कर दूं बताओ, लेस कर दूं यहां से, या हाँ लेस कर दूं मैं यहां से रिकवरेबल अमाउंट, कितना था बताओ, 2,12,000। तो मुझे बताओ इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया मेरे पास 1,56,000 का। ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आता कहानी, क्योंकि रिवर्सल जो होगा वो अगले बार होगा। तो यहां देखो क्या करूंगा बताओ मैं, आपने क्या किया होगा, पॉइंट नंबर 2 लिख लो इसमें, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। बताओ कैसे आएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा। एक तो है आइडेंटिफाइड असेट्स, एक है गुडविल। एक बात तो आपको पता है कि इसकी जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट जो है वो है 288 की, और इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो है 80,000 की। पहले मैं इंपेयरमेंट लॉस कहां से एडजस्ट करूंगा, 80 का पूरा यहां से, बोलो है ना। बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा मेरे पास, जो बचे हुआ है 76,000, 76,000 वो जाएगा यहां से, बोलो यस और नो। तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसका मेरे पास कैरिंग अमाउंट जो भी बचेगा वो आप देखो कितना आ रहा है बताओ, ये आएगा 188, कितना आ रहा है, निकालना जो भी आ रहा है ठीक है, इसको निकालो एक बार। पॉइंट नंबर थर्ड, रिवर्सल ऑफ, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट को देखने दो लिमिट देखनी पड़ेंगे आपको। पहले ये देखो कि आपका कितना होगा, लिमिट नंबर 1 और लिमिट नंबर 2। स्टैंडर्ड बोलता देखो कैरिंग अमाउंट 2,12,000 था, जिसमें से आप आज तक डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हो बताओ। बोला कि हम आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, ये कितना आएगा, 76,000 आएगा ना। तो ये भी दोबारा आएगा क्या, ठीक है दोबारा। 2,12,000 कैरिंग अमाउंट उस दिन था जिस दिन आपके इंपेयरमेंट लॉस निकाल, रिवाइज है ये आपका। यहां से लेकर के आपने 2 साल तक डेप्रिसिएशन और लगाया होगा, बोलो है ना। क्योंकि आपने यहां पर जो कैरिंग अमाउंट था इस पर, यहां 2,12,000 आ रहा था, फिर आप यहां तक आए होंगे तब जाके गेन निकला होगा इंपेयरमेंट का। तो यहां से लेकर के 2,12,000 आपके 18 साल में अमोर्टाइज होना था, 2 साल में कितना होगा, बोलो हाँ और ना। ये निकालना था आपको। तो आप यहां बताओ आपके कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा था, वही मुझे यहां निकालनी है। तो यहां देखो कितना आ रहा है बताओ, 2,12,000 डिवाइड बाय होगा 18, और 2 साल में कितना लेस हो जाएगा। तो ये अमाउंट आ रहा है 188,445 का, ठीक है। यहां आपका इंपेयरमेंट लॉस था 76,000 का। आप यदि इंपेयरमेंट ना लगाता तो इस पर डेप्रिसिएशन की परमिशन मिलती आपको, और जब डेप्रिसिएशन की परमिशन मिलती तो ये आप रिमेनिंग पीरियड में अमोर्टाइज नहीं होता। कितना, 76/18 × 2। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पर सेविंग हो गई डेप्रिसिएशन की, सेविंग हो गई डेप्रिसिएशन की। इतना लॉस था, तो मुझे बताओ आपका नेट लॉस कितना बचा। स्टैंडर्ड बोलता 67,555, ठीक है। तो मुझे बताओ आपको इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कितना होगा, रिवर्सल बताओ कितना होगा। रिवर्सल होगा 67,555 का, बोलो यस और नो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहां पर होगा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट होगा 67,555 का, और एंट्री हो जाएगी यहां पर क्या, पीपी अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा क्या,
इम्पेयरमेंट लॉस कितने से बताओ, 67555 से। ये आपकी नई जनरल एंट्री निकल करके आ गई। क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट मेरी तरफ से खत्म है। और ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आपको अगले सेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए।